हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र राज्यों के बारे में। इससे पहले की जितनी भी वीडियोस थी हमने उसमें बात करी थी उत्तरकालीन मुगल शासकों के बारे में और किस तरीके से जो मुगल साम्राज्य जो पतन हुआ था उसके बारे में हमने बात कर ली थी। अब जो बात हम करने वाले हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जब नए नए सूरमा ऊपर अपना सर उठाने लगे उनके बारे में हमें बात करनी है, क्योंकि जब तक औरंगजेब का टाइम चल रहा था तब तक तो इनमें से किसी के बस की था नहीं कि आके लड़ ले औरंगजेब से। लड़ेंगे तो पड़ेगा ना रैपट खींच के। यानी जब तक औरंगजेब था तब तक तो ये कैसे पड़े हुए थे भैया, बिल्कुल शांत, ना इनके बस की कुछ है, जैसे एकदम मरी हुई लाश है ना, ऐसे समझ लो इन्हें। लेकिन जब औरंगजेब मर गया और बाद में इन्होंने देखा कि जो बाद के जितने भी मुगल शासक हैं, जैसे बहादुर शाह प्रथम है, मोहम्मद शाह रंगीला है, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर है, भाई इन्होंने देखा यार इनके बस की तो कुछ है नहीं, इन्हें तो कोई भी आता है, जैसे नादिर शाह आया और लेके चला गया, और भैया अहमद शाह अब्दाली आया वो भी लेके चला गया। तो इन्होंने सोचा भाई अब हमारी भी बारी आ गई है, अब हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने क्या काम किया भैया, अपने नए नए राज्य स्थापित करने स्टार्ट कर दिए। तो अब बात कर लेते हैं उन 18वीं शताब्दी में जो जो स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए। अब मैंने इनको सुविधा की दृष्टि से दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? तो पहला पार्ट है मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य और जो दूसरा पार्ट है वो है स्वतंत्र राज्य। अब हमने इनको ऐसे डिवाइड क्यों किया, थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि था क्या भाई, कुछ जो राज्य थे वो ऐसे थे वो पहले जो ना वो मुगलों से जुड़े हुए थे, अब वो स्वतंत्र होने की सोच रहे हैं, लेकिन उनके मन में जो ना कहीं पे इस बात का डर है कि कहीं यार हम पे जो मुगल शासक है ना कहीं चढ़ ना बैठे वापस से, कहीं हमें वापस से ना कूच ना दे में। तो इस वजह से उन्होंने क्या काम किया कि भाई हमने स्वतंत्र तो अपने आप को कर लिया है, लेकिन तुम्हारी मुद्रा को भी हम अपने यहाँ पे चलाते रहेंगे और जो जैसे कि जितने भी तुम्हारे नियम कानून उन सबको भी हम चलाते रहेंगे। तो इस वजह से जो मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य हैं इनमें आते कौन कौन है? एक तो हैदराबाद आता है, कर्नाटक आता है, अवध आता है और बंगाल राज्य आते हैं। ये आते हैं मुगलों के उत्तराधिकारी के राज्यों के बारे में। लेकिन अगर बात करें कि भी स्वतंत्र राज्यों में कौन कौन आते हैं, तो स्वतंत्र राज्यों में आते हैं मैसूर, पंजाब और मराठा। यहाँ अपने ही नियम कानून चल रहे हैं, इन्हें मुगलों से कोई लेना देना नहीं, भाई तुम जो चला रहे हो चलाते रहो, हम तो क्या है अपने चलाएंगे। तो इसी चीज को देखते हुए आज जो हम इन्हीं राज्यों में से एक राज्य की बात करने वाले हैं। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे मराठा राज्य की। अब थोड़ी सी मराठा राज्य को जान लेते हैं। भाई अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको चलो यहाँ पे देखो एक इंडिया का मैप दे दिया, अब मैं आपसे कहूं कि आप मुझे एक इस पूरे के पूरे मैप में ना वो मराठा ढूंढ के बताओ, तो क्या कहोगे कि सर का पागल हो गए हो क्या, मराठा नाम का कोई राज्य थोड़ी, हमें तो 29 के 29 राज्य याद है। तो भाई यही तो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब ना तो अब कोई मराठा नाम का राज्य है और ना ही इतिहास में कोई मराठा नाम का राज्य था, तो मराठा थे क्या फिर? इसका नाम जो मराठा राज्य वो रखा क्यों? तो भाई एक भाषा होती है मराठी, जब आप भाषाओं को देखोगे ना तो उसमें से एक आपको भाषा मिलेगी, कौन सी मिलेगी? मराठी। तो उस मराठी भाषा को जितने भी लोग बोलेंगे ना वो मराठा कहलाते थे, और वो जितने भी मराठा जिस जिस क्षेत्र में भी रहते थे उसी पूरे के पूरे क्षेत्र को मिला के क्या बोल दिया जाता था? उस काल में मराठा राज्य बोल दिया जाता था। तो अब बात कर लेते हैं कि मराठा राज्य की जो स्थापना की जो जरूरत पड़ी वो क्यों पड़ी। तो आपको ले चलते हैं थोड़ा सा कहाँ, प्राचीन भारत की तरफ, क्योंकि प्राचीन भारत में कुछ ही सभ्यताएं विकसित थी और एक सभ्यता और दूसरी सभ्यता के बीच में क्या था, बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो उसको देखते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी को भी, किसी को जहाँ खेती करनी है वहां खेती कर लो, जिसको जो पशु पकड़ना है वो पशु पकड़ के वो उसे पाल सकता था। लेकिन अगर बात करें उसके बाद मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन भारत में क्या है, सभ्यताएं जो हैं वो बहुत पास पास आ गई, नगर पास पास बसने लगे, तो लोगों के क्या जो खेती थी उनकी जो जमीनें थी वो वैलिड हो गई, मतलब कि किसी को खेती कहाँ करनी है, किसी को खेती कहाँ करनी है, इस तरीके की चीजें हो गई। लेकिन जब अगर हम बात करें आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत में क्या होगी, ये स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई। लोगों के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं बची थी, वो दूसरों की खेती लगान पर लेके किया करते थे। तो ऐसी स्थिति क्या हुई, कुछ मराठों के साथ भी हो गई। क्यों? क्योंकि जो मराठे थे जब वो कृषि करते थे या पशुपालन जो करते थे उसकी बहुत ज्यादा कमी हो गई, जिसकी वजह से वो क्या थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा ऐसे क्षेत्रों के अधीन जाके क्या करने लगे, काम करने लगे। और यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको कहीं जॉब करनी है और आप बाहर जाके जॉब कर रहे हो तो क्या होगा भाई, जो रेस्पेक्ट या जो वैल्यू आपको अपने गांव या शहर में मिल सकती है वही रेस्पेक्ट आपको दूसरे गांव या दूसरे शहर में मिल सकती है। हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन अधिकांश चांसेस क्या किसके बात के होंगे कि नहीं मिले। तो ऐसा ही कुछ क्या हुआ मराठों के साथ हुआ। वहां पे उनके साथ जो ये बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा जैसे जगह है वहां पे मराठों के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो एक व्यक्ति थे कौन, शाहजी भोसले, उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना मराठों को एकत्रित किया जाए। और उसके बाद में जो शाहजी भोसले के जो बेटे होते हैं कौन, शिवाजी, वही क्या करते हैं मराठा राज्य का उत्कर्ष का काम करते हैं और उसे पूरी तरीके से संगठित करने का
काम करते हैं। तो बात किसके बारे में कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी से जुड़े हुए उन पॉइंट्स को हम जानेंगे जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या पूछा जाता है शिवाजी से कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का जन्म जो हुआ था वो 9 मार्च 1627 ईस्वी में सिवनेर का एक दुर्ग है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शिवाजी का जो नाम रखा गया है वो किसके नाम पर रखा गया है। तो इसी सिवनेर के दुर्ग में एक जो महिला थी, कौन थी, शिवनेरी देवी, उन्हीं के नाम पर इनका नाम क्या रखा गया है, शिवाजी रखा गया है। तो इनका जन्म कब हुआ था, 9 मार्च 1627 ईस्वी को। और अभी जैसे कि मैंने बताया कि इनके जो पिता का नाम था क्या, वो क्या था, तो इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और जो इनकी माता थी वो थी जीजाबाई। क्योंकि जब शिवाजी बहुत छोटे ही थे तब क्या था, जो इनके पिताजी हैं वो किसी और दूसरी स्थिति से विवाह कर लेते हैं, जिस कारण जो इनकी माता है जीजाबाई वो इनके पति को छोड़ के क्या है चली जाती हैं। उसके बाद में किसके पास आती हैं, जो इनके संरक्षक होते हैं दादा कोंडदेव और एक व्यक्ति होते हैं गुरु रामदास। इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, लेकिन पहले क्या है शिवाजी से जुड़े हुए सारे पॉइंट जान लेते हैं। तो हमने बात करी जो इनके पिता थे वो शाहजी भोसले, जो माता थी वो जीजाबाई और जो इनकी पत्नी थी साईबाई। ये आपको मैं बता दूं कि जो शिवाजी का विवाह था वो 12 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। और जो इनकी पत्नी है इनका कभी कभी पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो इनका जो पूरा नाम था वो था साईबाई निवलाकर। और इनसे जो विवाह हुआ था, पूछा जाए कि शिवाजी का विवाह किस वर्ष हुआ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, 640 ईस्वी। इनके 2 बेटे थे, कौन कौन से, संभाजी और राजाराम। इसी तरीके से पूछा जाए कि इनका जो संरक्षक का काम किया था वो किसने किया था, दादा कोंडदेव ने। और पेपर में ये भी पूछा जाता है कि जो शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, उसका भी आंसर सही आंसर होगा वो होगा दादा कोंडदेव। लेकिन इनके जो वास्तविक गुरु थे वो कौन थे, रामदास, जिन्हें इनके आध्यात्मिक गुरु के नाम से भी पूछा जाता है। तो आपको पूछा जाए कि इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा दादा कोंडदेव। अगर यदि पूछा जाए कि इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा गुरु रामदास। अब पूछा जाता है एक क्वेश्चन ये भी कि जो शिवाजी का जो पहला सैन्य अभियान था वो कब हुआ था, किसके खिलाफ हुआ था और उसका क्या परिणाम निकला था। तो यहाँ से 1 2 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो शिवाजी का जो पहला सैन्य अभियान था वो था बीजापुर के खिलाफ। अगर पेपर में पूछा जाए कि शिवाजी ने अपना पहले सैन्य अभियान किसके खिलाफ किया, तो उसका आंसर क्या होगा, बीजापुर। और पूछा जाए कब किया, तो 1643 ईस्वी में किया। और उसका क्या परिणाम निकला, तो उन्होंने एक सर्वप्रथम जो किला जीता था वो कौन सा किला था, सिंहगढ़ का किला। पूछा जाए कि कब हुआ, तो 1643 ईस्वी में। किसके खिलाफ किया, बीजापुर के खिलाफ। और पूछा जाए कि क्या परिणाम निकला, तो उन्होंने अपना पहला किला जीता, कौन सा किला, सिंहगढ़ का किला। अब इससे आगे की कुछ घटनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे जैसे शिवाजी को अपनी विजय प्राप्त होती चली गई, उसी तरीके से उनका क्या हुआ, हौसला भी बढ़ता चला गया। और एक एक करके उन्होंने बहुत सारे किले जीते। और लगभग उन्होंने कितने किले जीते पूछा जाता है, तो उन्होंने लगभग 35 किले जीत लिए थे। उसी के साथ साथ इन्होंने मुगल जो साम्राज्य था उसमें भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। और था क्या, पहले जब औरंगजेब की दक्षिण नीति चल रही थी तो तब तो शिवाजी क्या थे, बिल्कुल एकदम शांत थे। तो जैसे ही औरंगजेब ने अपनी उत्तर की नीतियों को अपनाया तो क्या हुआ, औरंगजेब की जो छत्रछाया में जो कौन पड़ रहा था, बीजापुर पड़ रहा था। तो शिवाजी का ध्यान किसकी तरफ गया, बीजापुर की तरफ गया। और उन्होंने कब, 1659 ईस्वी में क्या हुआ, बीजापुर के खिलाफ अपना अभियान एक और चला दिया। तो उसमें क्या था, जो बीजापुर का शासक था कौन, यूसुफ आदिल शाह। और वो क्या काम करता है, वो काम करता है, उसका एक कमांडर होता है जिसका क्या नाम है, उसका नाम है अफजल खां। और इसे इतिहास में सबसे तेज कमांडर के नाम से जाना जाता है। तो जो बीजापुर का शासक होता है यूसुफ आदिल शाह, वो क्या काम करता है, तो क्या कहता है अफजल खां से कि जाओ और शिवाजी को मार दो। तो लेकिन अफजल खां उसे डायरेक्ट मारने नहीं जाते हैं, युद्ध के माध्यम से नहीं मारते हैं। वो क्या काम करते हैं, अफजल खां कहता है अपने दूत के जरिए शिवाजी से कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो शिवाजी भी कह देते हैं भाई मिल लेता है, मिलने में क्या प्रॉब्लम है। तो दोनों के बीच में कहा, प्रतापगढ़ के जंगलों में मीटिंग फिक्स हो जाती है। लेकिन अफजल खां का जो मतलब उद्देश्य होता है वो क्या होता है, शिवाजी को मारना होता है। लेकिन इसकी भनक किसको लग जाती है, शिवाजी को लग जाती है। शिवाजी भी तैयार हो जाते हैं। तो होता क्या है, जब उनकी मीटिंग हो रही होती है और वो आपस में गले मिल रहे होते हैं, तो तभी अफजल खां क्या करता है, शिवाजी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन शिवाजी भी पहले से तैयार होते हैं। तो शिवाजी कहते हैं बेटे ना मुन्ना ना, ऐसी गलती नहीं करना। और शिवाजी अपनी कटार निकालते हैं और अफजल खां की ही हत्या कर देते हैं। तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अफजल खां है उसे बीजापुर
फतेहपुर के शासक यूसुफ आदिल शाह ने कब मारने के लिए भेजा? तो उसका जो आंसर होगा 1659 ईस्वी में। या फिर पूछा जाए कि शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या कब कराई गई? तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1659 ईस्वी में। लेकिन जब औरंगजेब इस बात को सुनता है तो औरंगजेब क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और औरंगजेब का एक मामा होता है, कौन? शाइस्ता खां। वो क्या करता है कि उसे भेज देता है औरंगजेब शाइस्ता खां को, किसे? शिवाजी को मारने के लिए। लेकिन वास्तव में शाइस्ता खां भी एक अच्छा सेना नायक था, तो वो जो स्टार्टिंग होती है उसमें शिवाजी पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। लेकिन शिवाजी क्या करते हैं? तभी एक नई पद्धति को जन्म देते हैं। पूछा जाता है कि जो छापेमार पद्धति है या फिर गुरिल्ला पद्धति है, उसका जन्मदाता कौन है? तो उसके जन्मदाता कौन है? शिवाजी है। सबसे पहले इस पद्धति का जो प्रयोग किया था वो किसके द्वारा किया गया था? शिवाजी के द्वारा किया गया था। तो वो होता क्या है, जब शाइस्ता खां एक रात को अपने जो शिविर होता है उसमें सो रहा होता है, तो गुरिल्ला पद्धति के तहत शिवाजी क्या कर देते हैं? शाइस्ता खां पर आक्रमण कर देते हैं, और जिसमें शाइस्ता खां पूरी तरीके से घायल हो जाता है और वापस औरंगजेब के पास चला जाता है। इससे औरंगजेब को और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो शाइस्ता खां से कहता है कि अब तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, और उसका जो तबादला कहां कर देता है? बंगाल में कर देता है। इस बार क्या करता है औरंगजेब? किसको भेजता है? तो औरंगजेब भेजता है आमेर के जो राजा जयसिंह हैं, जिसके बारे में हमने मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में भी बात की थी कि उसको जो राजा मिर्जा सवाई जयसिंह की उपाधि कौन देता है? तो उसका जो बेटा होता है, कौन? बहादुर शाह प्रथम, वो देता है। तो उसको जब भेजा जाता है शिवाजी को मारने के लिए, वो भी बहुत ज्यादा कुशल होता है और इस बार वो शिवाजी को क्या होता है? हरा देने में सफल हो जाता है। और शिवाजी और उसके जो औरंगजेब है उसके मध्य में एक संधि होती है, जहां से क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब वो संधि कौन सी है? तो वो संधि है पुरंदर की संधि। तो ये संधि कब हुई थी? ये संधि हुई थी 22 जून 1665 ईस्वी को। और इस संधि को जो कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति था आमेर के राजा जयसिंह। और पूछा जाए ये संधि किस किस के बीच में हुई? तो ये मराठों व मुगलों के बीच में हुई, अर्थात शिवाजी और औरंगजेब के मध्य में हुई। तो इस संधि के क्या परिणाम निकले? तो जैसा कि हमने बताया था, जो शिवाजी ने जो 35 किले जीते थे उसमें से 23 किले किसको देने पड़े? शिवाजी को, औरंगजेब को, यानी कि मुगलों को अपने देने पड़े थे। यहां से हमारे लिए एक दो क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन है? एक तो है सूरत की पहली लूट और एक है सूरत की दूसरी लूट। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं कि होता क्या है। जब 1663 ईस्वी में जब शाइस्ता खां को कौन हरा देता है? शिवाजी हरा देते हैं। तो शिवाजी का हौसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो किस पर आक्रमण कर देते हैं? सूरत पर आक्रमण कर देते हैं। और सूरत को क्या है, क्योंकि उन्हें अगर अपना शासन चलाना है या फिर सैनिक टुकड़ी या सैन्य युद्ध करने हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से मिलेगा? तो उन्होंने क्या काम किया? 1664 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण कर दिया। और इसे इतिहास में किसके नाम से जाना जाता है? इसे इतिहास में जाना जाता है सूरत की पहली लूट के नाम से। अब होता क्या है कि 1600 जब ये लूट कर लेते हैं तो एक घटना है कब की? 1666 ईस्वी की। शिवाजी क्या करते हैं? औरंगजेब के साथ मिलने जाते हैं, क्योंकि 1665 में ही क्या हो गई? इन दोनों के बीच में संधि हो गई है। अब किसी प्रकार का भी कोई भी बैर नहीं है। तो ये अपने बेटे के साथ, किसके साथ? जो संभाजी इनका बेटा होता है, इसके साथ किससे मिलने जाते हैं? औरंगजेब से मिलने जाते हैं। लेकिन औरंगजेब वहां पे क्या करता है? इनके साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार कर देता है और शिवाजी से ये सहन नहीं होता और उसके दरबार में ही ये किससे? उसके खिलाफ आवाज उठा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है? औरंगजेब नाराज हो जाता है और वो क्या काम करता है कि जो शिवाजी होते हैं उनको कैद कर देता है। और एक घटना किसकी होती है? एक घटना होती है 1668 ईस्वी में। कि वो घटना क्या है? इनका एक सौतेला भाई होता है, कौन? हीरोजी फरजद। ये क्या काम करते हैं? अपने सोने का कड़ा उसे पहना देते हैं और अपनी जगह उसको लिटा देते हैं और खुद मिठाई की टोकरी में बैठ के कहां जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। और उसके साथ ही क्या काम करते हैं? सूरत को दूसरी बार लूटते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार कब लूटा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? 1670 ईस्वी। इसके बाद में और भी कुछ विजय होती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं शिवाजी के राज्याभिषेक के बारे में और साथ ही साथ किस तरीके से मराठा राज्य की स्थापना हुई उसके बारे में। तो ये जो घटना है वो कब की है? शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 6 जून 1674 ईस्वी को। और इसी दिन वास्तविक रूप से मराठा राज्य की स्थापना भी हो गई थी। अगर पूछा जाए शिवाजी का राज्याभिषेक कहां हुआ, तो 6 जून 1674 ईस्वी में। पूछा जाए कहां हुआ, तो रायगढ़ के किले में। पूछा जाता है यहां से भी एक क्वेश्चन कौन सा, कि शिवाजी को जब राज्याभिषेक हो रहा था तो उनको शपथ किसने दिलाई? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा कि वाराणसी के एक विद्वान थे विश्वेश्वर नाम से। और कभी कभी इनका जो उपनाम है क्या? गंगा भट्ट। इस नाम से भी ये क्वेश्चन आ जाता है।
ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो गंगा भट्ट के नाम से ही आता है। पूछ लिया जाए कि शिवाजी का जो वंश था वो कौन सा वंश था, तो शिवाजी का जो वंश था वो सूर्यवंश था। और जो शिवाजी ने जो उपाधि धारण की थी वो कौन सी उपाधि धारण की थी, छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो शिवाजी के राज्याभिषेक से यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। इससे अगली वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे शिवाजी की शासन व्यवस्था के बारे में। मुख्य रूप से जो हम शिवाजी की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शिवाजी का अष्टमंडल और शिवाजी के द्वारा जो दो प्रकार के राजस्व कर लगाए गए थे, कौन कौन से, चौथ और सरदेशमुखी। और इसी के साथ साथ हम उससे आगे के जितने भी मराठा राज्य में जो शासक हुए थे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में आपको और भी वीडियोस प्राप्त हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लीजिए।